करें, नहीं तो 2:15 से लेकर 4 बजे तक का टाइम होता है, और मतलब बौद्धिक सत्र का। उसके बाद आपका खेल सत्र और दूसरे चाय वाय का समय हो जाता है, 10 बजे तक आपको दिक्कत नहीं करूँगा, जल्दी से खत्म करूँगा अपनी बात। तो संचालन समझ में आ गया आपको किस प्रकार से करना है। दूसरी बात, संचालन करते समय एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग नए लोग हैं जो संचालन करने जा रहे हैं तो घबराहट होती है, हर किसी को होती है। मुझे भी आप वहाँ से यहाँ मिलाओगे तो थोड़ी देर के लिए मेरे हार्ट का जो रेट वो बढ़ेगा। तो मैं साइंटिफिक सिद्धांत बताता हूँ कि उसको मैनेज कैसे किया जाए। तरीका यही है कि जैसे ही आपको किसी ऐसे काम के लिए बुलाया जाता है जब बहुत सारी पब्लिक हो और सबके सामने आपको कुछ करना हो, सामूहिक रूप से या सिंगल कुछ करना हो, तो आपकी दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो जाती हैं। तो सिद्धांत ये कहता है कि कभी भी मंच पे पहुंचने से पहले 3-4 बार लंबी गहरी सांसें लेनी। ये 3-4 लंबी गहरी सांसें सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी। कभी आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले तो अंदर जाने से पहले कम से कम 8-10 बार अच्छी लंबी गहरी सांस लेना है। इससे क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो पर्याप्त से ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाता है, और जैसे ही आपकी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं तो वो रेट एकदम से घटता है। पर इतना नहीं घट पाता कि आपके दिमाग से चीज़ें निकल जाएं, आपके हाथ में पसीना आने लगे, आपका मुंह सूखने लगे, आपका गला सूखने लगे, आपकी जीभ लगने लगे, या आपके पैरों में झुनझुनी आने लगे। तो बोलने से पहले आप क्या करें, थोड़ी सी जल्दी गहरी सांस लें। गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास में बहुत एटिकेट्स है। अगर कोई हमारी क्लास में सो जाता है तो हम उसको गुड नाइट बोलते हैं, उसको कहते हैं कि सोने से पहले गुड नाइट बोले। और हमारी क्लास के अंदर पढ़ते पढ़ते अगर कोई जाग जाता है तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग जरूर बोलो। तो मैंने अपनी परंपरा का व्यवहार किया, गुड मॉर्निंग। हो गया नहीं। वेल, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 3 कहानियाँ सुनाऊंगा जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो पहली कहानी की तरफ हम चलते हैं, अगर आप इजाज़त दें। यस सर। पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। दिखने में मैं बहुत सही साठ सीधा साधा दिख रहा हूँ। अगला सेंटेंस ये नहीं कि मैं बहुत बदमाश हूँ। अगला सेंटेंस ये है कि मुझे थोड़ा दिखाई कम देता है, थोड़ा सुनाई कम देता है। और दिखाई इसलिए कम देता है कि अगर मेरी बात सुनने के बाद अगर आप उसका समर्थन करते हैं, यूं करते हैं या यूं करते हैं, यूं करते हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। और दूसरा, मैं सुनता इसलिए ऊंचा हूँ कि अगर आप धीरे से बोलेंगे हाँ ना तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि हाँ है कि ना है। तो मैं जब भी आपसे कुछ प्रश्न पूछूं, अगर आप मेरे से समर्थन रखते हो तो यस या हाँ बोलिएगा जोर से, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? सोच रही बेटा, समझ में आ रहा है? आया ना? यस सर। यस सर। ये सर प्रॉब्लम यही है कि समझ में नहीं आता, तो जोर से बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। आप लोगों ने चील देखी है? चील यस सर। चील देखी है? बादलों के ऊपर। बादलों के ऊपर भी। वेरी गुड। मुर्गी देखी है? यस सर। एक भाई साहब मुस्कुराए पीछे से। देखिए सर, प्लेट में भी देखी है। क्या, मैं प्लेट वाली मुर्गी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से निकली हुई मुर्गी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस मुर्गी की बात कर रहा हूँ जो पाड़े में रहती है। तो ये कहानी है एक चील की और एक मुर्गी की। एक चील थी, बड़ी आलसी से थी, इतनी आलसी थी पूरे समय व्हाट्सएप में लगी रहती थी। और चूंकि पूरे समय व्हाट्सएप में लगी रहती थी, हाँ वो चील और व्हाट्सएप में, हाँ। और दूसरी बात ये मेरी कहानी है, मुझे सुनाओ। व्हाट्सएप में लगी रहती थी तो क्या घोषणा बनाना भूल गई। अब बारी है अंडे देने की, अब अंडे देने के बारी है तो स्टेटस भी डाला, अंडा तो देना है लेकिन घोंसला नहीं है। तो किसी ने कमेंट में लिखा बाजू के अंदर मुर्गी का बाड़ा है, बहुत स्पेस है, वहाँ दे आओ। ठीक है, स्टेटस पढ़ने के बाद, कमेंट्स पढ़ने के बाद चील को भी आइडिया है, चलो भाई बाड़े में शिकार भी हो जाएगा और अंडा भी दे आएगा। मुर्गी के अंडे रखे हुए थे, मुर्गी के अंडे सफ़ेद चमकदार, 4 अंडे रखे हुए थे। एक अंडा चील ने भी माँ दे दिया। चील का अंडा भूरा सा, सबसे अलग।
4 सफ़ेद के बीच में एक काला भूरा। उसने अंडा दिया, एक मुर्गी पकड़ी, उड़ गई, काम खत्म उसका। मुर्गी पाल भी नहीं क्या है, और बच्चा अपना बड़ा हो जाएगा तो चील का बच्चा निपटा नुपटी कराएगा या टेंशन क्या है, पल जाएगा, वो छोड़ के चलेगी। मुर्गी आई, मुर्गी बेचारी सीधी सादी प्राणी, ऐसे करके आई, देखा, सोचा कि ये तो 4 दिए थे, 5वां कहाँ से आया। उसके बाद फिर टेंशन में आ गई, सब तो सफेद है, काला कहाँ से आया। और माँ का दिल तो माँ का होता है, अपना हो या चाहे पराया बच्चा, ममता पूरी रहती है। उन्हें बोला ठीक है, इन अंडों की देखभाल करनी पड़ेगी। कब तक? जब तक इसमें से चूजे नहीं आ जाए। अब अंडे के अंदर बाहर की दुनिया तो दिखाई देती नहीं है। अब वो दिन आया जब उस अंडे में से चूजे निकलने वाले थे। जब उस अंडे में से चूजे निकलने वाले थे तो पहला चूजा निकलता है। कैसे निकलता है? चोंच से तोड़ता है, जैसे तोड़ता है तेज रोशनी आती है, आँख बंद तो निकला बाहर, धीरे से आँख खोली तो यार अंदर तो अंधेरे ही अंधेरा था, यहाँ तो सब रंग बिरंगा दिख रहा। बड़ा खुश, बड़ी खुश होकर बोला, अरे वाह कितना सुंदर रंग बिरंगा। दूसरा अंडा फूटा, उसमें से आपने चूजे देखे ना, पीले रंग के होते हैं, सुंदर से दिखते हैं। दूसरा निकला, उसकी भी सेम रिएक्शन थे, उसने भी देखा सब रंग बिरंगा, एक अपने जैसा भी, कोई भी था, कितना सुंदर रंग बिरंगा। 3 निकले। अब बारी आई किसकी? चील का बच्चा निकला। चील का बच्चा अगर आपने देखा तो बेचारे के ऊपर एक भी फर नहीं, हड्डी का ढांचा, चोंच इतनी बड़ी, पंजे इतने बड़े, बड़े अजीब सा दिख रहा, ऊपर से काला। हमारे वहाँ लोगों को छेड़ने की आदत तो रहती है। वो भी बाहर निकला, उसने अपनी मोटी आवाज बोला, अरे वाह कितना सुंदर। तो बाकी जो 4 मुर्गी के चूजे थे बोले, ए काली आया रे काली। लेकिन उन 4 में से एक बड़ा समझदार था, उन्होंने पूरा अच्छे से विश्लेषण किया। बहुत तेज, मुझे भी बहुत बड़े, इसको अपनी पार्टी में कर लिया तो मोहल्ले पे अपना ही राज। उन्होंने बोला भाई कल्लू भैया हमने वहाँ भी देता ना, कोई हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा सा आ जाए, 4-5 लड़के उसके बाद जाके खड़े हो जाते, बोले कुछ नहीं इसके आसपास चलो तो ही सुरक्षा। बस वैसे ही कल्लू भैया को भी तैयार कर लिया। अब मुर्गी माँ आई भाई, मुर्गी माँ ने बोला, आपने देखा ना मुर्गी आगे की चलती, चूजे पीछे पीछे चलती, कभी सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। मुर्गी माँ उनकी क्लास लेती, मुर्गी माँ सबको लाइन से खड़ा करती, चलो खड़े हो जाओ, बोलते चलो आज का पहला लेसन सीखो। 4 चूजे खड़े हो गए, चील का चूजा भी खड़ा हो गया। मैंने कहा सुनो रे बच्चों, क्या कहा? सुनो रे बच्चों, आपने ऊँचा सुनता, सुनो रे बच्चों, हम सब मुर्गी है, हम सब मुर्गी है। बस पहला लेसन शुरू हो गया। इधर माँ बोलती है आगे चलते चलते, सुनो रे बच्चों, पीछे चलते, हम सब मुर्गी है, हम सब मुर्गी। चील का बच्चा भी आ रहा है पीछे से, मुर्गी, हम सब मुर्गी, हम सब मुर्गी। पहला लेसन खत्म। दूसरा लेसन, हम सब मुर्गी है, हम खाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करते, शिकार विकार करने का आइडिया नहीं होता, आजू बाजू कूड़ा करकट के अंदर जो मिले खा लो, ठीक है? परेड शुरू, हम सब मुर्गी है, हम सब मुर्गी है, सब पीछे से सोचो मुर्गी नहीं है। चलो अब तीसरे दिन का लेसन शुरू हुआ। तीसरे दिन का लेसन बड़ा महत्वपूर्ण था। हम सब मुर्गी है और हम आकाश में ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते। मुर्गी में आगे आगे तो पीछे पीछे, हम सब मुर्गी है, हम सब मुर्गी। चील का बच्चा लोग हम सब ये, हम हवा में ऊपर नहीं उड़ सकते। बढ़िया। चौथा और आखिरी और अंतिम लेसन, हम सब मुर्गी है, जब भी कोई नुकीले दांतों वाला जानवर देखो या बड़े पंखों वाला पक्षी देखो तो दौड़ के बाड़े में आए। नहीं तो अगर सुबह का समय है तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, दोपहर का समय है तो लंच हो जाएगा, और रात का समय है तो ट्रेनिंग पूरी, बच्चों को पूरी छू, जाओ बाड़े में मजे से खेलो कूदो और रूल्स को फॉलो करो, ठीक है?
अब भैया बोलने में तो कल्लू भाई की पकड़ थी, जिधर जाए उधर से रास्ता साफ था। अब एक दिन ये सब बैठ के क्रिकेट मैच खेल रहे थे, IPL का सीजन आने वाला था, तो क्रिकेट खेल रहे। अब भैया ये जो कल्लू भाई थे, हेल्थ अच्छी थी, इनको बाउंड्री पे खड़ा करे हुए और बहुत अच्छी फील्डिंग करे हुए, कहीं से जा नहीं थे, इधर से बॉल जाते यूं गिर पड़े तो बॉल रुक गए, बड़ा था थोड़ा। अब मैच चल रहा था, एकदम कांटे का फंसा हुआ था, एक बॉल पे 6 रन चाहिए था, कल्लू भाई बाउंड्री पे थे, बॉलर ने इशारा किया, कल्लू ये जाएगा छोड़ना मत, कल्लू ला बॉल भी बॉल पीच पकड़ने से पहले अचानक कल्लू भाई का दिमाग थोड़ा खराब ऊपर उड़ रही थी एक चील, अब उसको बॉल नहीं दिखाई दे रही थी, क्या दिखाई दे रहा था? चील दिखाई दे रही, और इसी चक्कर में बॉल आके पड़ी माथे पे टप, कल्लू भाई जमीन पे, लेकिन मुंह खुला हुआ, आंखें खुली हुई, और अभी भी वो चील को देख रहा था। अब आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए और कोई गेंद छोड़ दे तो भाइयों क्या निकलता है मुझसे? भाई सर बता नहीं सकते सारे प्रवचन निकल जाते हैं उससे। वैसे ही वो चूसों के चारों दोस्त दौड़ते हुए आए और दौड़ कर आके क्या बोले, भाई कल्लू ये छोड़ दिया। और उसके बाद फिर वो अपन हैशटैग और @ और कर करके नहीं भेजते लोगों को, सभ्य रूप में गालियां देना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने बोला क्या ऊपर क्या उड़ रही है, क्या मजे आ रहे होंगे उसको। उसमें से जो समझदार था, जिसने कल्लू भाई को पहचाना था, उसने घड़ी देखी, दोपहर का समय हो रहा है, ये कल्लू अपन सबका लंच करवाएगा। चारों ने उसको उठाया, कंधे पे लिया और दौड़ के भाग के गए, कहा क्योंकि माँ ने कहा था कि बड़ा पक्षी दिखे तो अंदर बन जाता है। कल्लू को तो मन ही नहीं लगे उसके बाद से, यार ऊपर ही देखते इतना मजा आता। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, जिंदगी बीत गई, और एक दिन ऐसा आया कि वो कल्लू उसी बाड़े में मर गया, उसकी मौत हो गई, उसी बाड़े में उसी चील को देखते। मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, क्या वो चील का बच्चा वो आकाश में ऊपर उड़ने वाली चील के समान नहीं उड़ सकता था? उड़ सकता था, नहीं उड़ सकता था, उड़ सकता था। क्या उसके शरीर की बनावट वैसी नहीं थी? क्यों नहीं उड़ा? सर मार्गदर्शन, मम्मी का मार्गदर्शन, मार्गदर्शन वैसा था, परवरिश वैसी थी, और उसका वातावरण ऐसा था, उसको वो चीज में ढाल दिया था, वो चीज में ढाल दिया था उसको इस चीज में ढाल दिया सर, उसको माहौल नहीं मिला था। सोच लिया था तो नहीं उड़ पाया, मेंटलिटी सब सोच सीमित हो गई, उसको बचपन से सिखाया गया, बता दिया था वो मुर्गी है, उसको बता दिया गया था कि तू मुर्गी है, तो चील होने के बावजूद भी वो कैसी जिंदगी जी रहा था? मुर्गी। अब मेरा एक दूसरा प्रश्न, आप में से मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में जिन भी व्यक्ति को मानते हैं कि सक्सेसफुल हैं, फेमस है, उनके 2-4 नाम चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद जी, चाणक्य, बाबा साहब अम्बेडकर, लड़के कुछ नहीं बताइए। रानी लक्ष्मीबाई। अब मेरा एक प्रश्न है कि जितने भी नाम आपने बताए ये एलियंस है? नहीं, आप एलियंस हैं? नहीं, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। आप भी इंसान हैं। इस बात को थोड़ा सोचिए, वो भी इंसान थे, आप भी इंसान हैं। लेकिन बचपन से कुछ ट्रेनिंग हमको भी गलत मिल जाती है। कैसी कैसी गलत ट्रेनिंग मिलती है, मैं शुरुआत करता हूँ लड़कियों से। जब लड़की का जन्म होता है और जब वो थोड़ा थोड़ा समझने लगती है, तब उसको इस बात का एहसास होता है, इस बात का दुख होता है कि मेरे साथ पैदा हुआ मेरा भाई है, उसके साथ अलग व्यवहार हो रहा है और मेरे साथ अलग व्यवहार हो रहा है।
और उसको बचपन से ये चीज सिखा दी जाती, तू लड़की है, तेरे को ऐसे नहीं बैठना है, तेरे को ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है, तेरे को यहां नहीं जाना है, तेरे को वहां नहीं जाना है, तू इसके साथ नहीं खेल सकती है, तू उसके साथ नहीं खेल सकती है। वो लड़की को शुरुआत में बड़ा बुरा लगता है, वो भी तो मेरे माँ बाप का बच्चा है, उसको तो सारी सुविधा है, मेरे साथ ऐसा क्यों? बच्चे के लिए तो बोलते हैं कि हाँ बेटा तेरे को जहाँ जाके पढ़ना पढ़ ले, मुंबई जाना है, पुणे जाना है, दिल्ली जाना है, चले जा। लेकिन लड़के को बोलते हैं कि तू क्या करेगी इतनी दूर जाके पढ़ के, करना तो तेरे को चूल्हा चौका ही है, उसके दिमाग में डाल दी जाती है। थोड़े दिन बुरा लगता है और एक समय ऐसा आता है कि वो इस बात को स्वीकार कर लेती है कि मैं लड़की हूँ। थोड़े दिनों में वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं कमज़ोर हूँ। लड़कियों ऐसा ज़्यादा दुखी मत हो, लड़कों की भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं। हाँ बताना चाहता हूँ क्यों, बताना चाहता हूँ क्यों। लड़के सबसे ज़्यादा इस बात से दुखी रहते हैं, हमारे जितने नंबर आए ना पिताजी उसमें खुश नहीं है, शर्मा जी के छोरे के ज़्यादा नंबर क्यों आए, इस बात से ज़्यादा दुखी। हम साला जी जान लगा के कुछ भी कर ले, हमको पता साला हम कैसे पास हुए, लेकिन पिताजी को इस बात का ज्यादा टेंशन है। सेम स्कूल थी, सेम ट्यूशन थी, सेम वो था, उसके नंबर ज्यादा गए, तू साला गधा है। पहली बार बच्चे को बड़ा बुरा लगा, लगता तो इंसान जैसा ही है। अच्छा टीचर लोग भी कभी कभी से गड़बड़ी कर देते, एक बच्चे को तो बोलते हैं बेटा क्या तो इंटेलिजेंट है यार, शाबाश बेटा शाबाश, एक को बोलता है बे तू गधा है बे, जिंदगी में कुछ करेगा नहीं बे। अब वो बच्चे को बड़ा दुख होता है पहले दिन, वो यही सोचता है दिखता तो इंसान ही है, सबको पता नहीं क्यों गधा दिखता। फिर 2-3 दिन बाद क्या होता है मालूम, रोज 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 ये होता है, वो चीज जैसी हाल हो जाती है। वो क्या बोलता है मैं गधा हूं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे घर वाले बाहर वाले से भले तुलना नहीं करे, छोटे भाई बहन के आपस में तुलना कर लेते, तेरे भाई को दे, तेरे भाई को दे, तेरे भाई को दे, अरे भाई को देख रहे हो, उसको आता है मेरे को नहीं आता, बाबा ये भी तो समझो। उसको तो बोलेंगे बेटा ये तो नाम रोशन कर, तू तो नाम खराब करेगा, तू तो नाम खराब करेगा। थोड़े दिन बुरा लगता है, फिर थोड़ी देर बाद आप सोचने लगता है नाम ही खराब करूँगा, नाम ही खराब करूँगा। तो बात ये है कि हम सब भी चील ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मुर्गी के बाड़े में फंसे हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी वो चील के जैसे जीना चाहते हो क्या? उड़ता हुआ क्या चील, आप वैसी चील बनना चाहते हो तो अपनी पूरी क्षमता के साथ आसमान में उड़ते हो? चील के बारे में एक बार खास बात बता दूं, जब बहुत तेज पानी गिरता है, बहुत आंधी तूफान आता है, बहुत बिजलियां कड़कती है, तो सारे के सारे पक्षी जाके कहीं शरण लेते छुप जाते हैं। लेकिन चील मालूम क्या करती है? चील उन बादलों के ऊपर जाकर उड़ने लगती है जहाँ से वो बिजली गिर रही होती है, जहाँ से पानी गिर रही होती है। बोले आप सब में भी वो मादा है, आप सब में भी वो खास बात है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि यू ऑल आर यूनिक, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने भी आपको कैटेगरी में तो होमो सेपियंस ही बनाया है। ये अलग बात है कि यूरोप में पैदा होते तो बड़े गोरे होते, लंबे चौड़े होते, और अगर किसी पहाड़ पर पैदा कर दिया तो आप गोरे तो होते लेकिन हाइट कम हो जाती, और अगर आपको साउथ में पैदा कर दिया होता तो लंबे चौड़े तो होते लेकिन काले बड़े होते। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को जानते हैं या पहचानते हैं कि नहीं। और यकीन मानिए हम सब लोग इतने बदमाश है कि भगवान ऊपर से जब भेजता है तो याददाश्त गायब करके भेजता है। और ये परंपरा अभी से चली नहीं आ रही है, ये उस समय से चली आ रही है रामायण काल से। हनुमान जी याद है बचपन में बहुत बदमाशी करते थे, सुपर पावर था उनके पास, सुपरमैन थे वो हमारे।
ऋषि मुनियों ने क्या दिया? श्राप दिया। और श्राप देने के बाद क्या कहा? जब तक तेरे को कोई याद नहीं दिलाएगा, जब तक याद नहीं आएगा। तो याद किसने दिलाया था? दाढ़ी वाले बाबा ने। इसलिए मैं दाढ़ी रखता हूँ। कि लोग कभी तो चौमन समझे, खुद को हनुमान समझे और अपने आप की क्षमता को पहचाने। तो अगर आप इस क्षमता को पहचान जाते हैं तो दुनिया का एक इंसान जो काम कर सकता है वही काम दूसरा भी कर सकता है। एक व्यक्ति जितना शार्प इंटेलिजेंट हो सकता है उतना दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। आपको अपने पुराने सिस्टम में से ये बुरी वाली मेमोरी को डिलीट मारना पड़ेगा और नया वाला फ्रेश आइटम रखना पड़ेगा। और वो फ्रेश आइटम क्या है? यस आई कैन डू। क्या? Yes, I can do it. हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। कोई बंदिश, कोई चीज़ मुझे नहीं रोक सकती। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले जन्म में क्या थे? नहीं पता। मैं पूछना चाहूँगा कि अगले जन्म में क्या बनोगे? नहीं पता। नहीं पता। मैं पूछूंगा कि कब मरने वाला हूँ, एग्जैक्ट टाइम और डेट बताओ। नहीं पता। नहीं पता। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो ज़िंदगी है बस यही ज़िंदगी है। इसमें जो करना है वो कर सकते हैं, इसमें जो कर गुजरना है वो कर गुजर सकते हैं। तो इसको जरा भी हमको वेस्ट नहीं करना। दिन प्रतिदिन में एक इंग्लिश में कोटेशन होता है कि गुड बेटर बेस्ट नेवर रेस्ट टिल देन बेटर बेटर देन बेस्ट। अच्छे हो तो बेहतर बनो, बेहतर हो तो सबसे बेहतरीन बनने का प्रयास करो। और तब तक मत रुको जब तक आप अच्छे से बेहतरीन और बेहतरीन से सबसे बेहतरीन ना हो जाते। रोज़ अपने आप को ग्रूम करते रहो और निश्चित रूप से एक दिन आप उस जगह पर पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हैं। ये थी मेरी पहली कहानी। मेरे पास 11 मिनट का समय है, मैं आपको दूसरी कहानी भी सुना दूँ। यहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे। सपने तो आप सब देख लेते हैं, सपने लेकिन पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके सपने चुरा लेते हैं और आप उनको अपना सामान चुरा लेने देते हैं। यूँ आपका मोबाइल रख लो और कोई उठा के ज़बरदस्ती ले जाना चाहते तो मार डालो उसको आप, क्योंकि आप मोबाइल आपके लिए इतना ज़रूरी हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपका लक्ष्य भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप किसी को चुराने मत दीजिए। मैं आपको दूसरी छोटी सी कहानी सुनाऊँ। मेंढक देखिए आपने? मेंढक यस सर। और टेटपॉल से बने हुए मेंढक देखे? टेटपॉल पानी के अंदर रहता है छोटा सा और एकदम छोटे छोटे से बरसात के पहले निकलते हैं। हाँ उसका वर्क होते हैं टाइनी फ्रॉग्स, एकदम छोटे से। अभी अभी उनकी पूंछ खत्म हुई होती है और वो छोटे छोटे से कूदकते रहते हैं। आपने बरसात के समय देखा। तो ऐसे ही एक छोटे छोटे मेंढकों से भरा हुआ एक मोहल्ला था। मोहल्ले का गणेश उत्सव था। गणेश उत्सव में हमने देखा बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, नींबू रेस और फला रेस और डिमाका रेस। वहाँ पर भी एक रेस का आयोजन किया गया। मेंढकों का मोहल्ला बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी थी, तो सभी प्रकार की एमिनिटीज़ थी वहाँ पर। जैसे हम इंदौर के शहरों में देखते हैं ना विज्ञापनों में, ये टाउनशिप बन रही है और इसमें तरह तरह की एमिनिटीज़ हैं। ठीक उसी प्रकार से उन मेंढकों का भी मोहल्ला था। एक स्टेडियम भी बना हुआ था वहाँ। स्टेडियम के बीचों बीच एक टावर लगाया और कंपटीशन ये रखा गया कि हज़ारों की संख्या में जो छोटे छोटे मेंढक थे उनमें से सबसे ऊपर जो टॉप पे चलेगा वो विजेता होगा और उसको उसके साइज के 6 गुनी ज़्यादा बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। अच्छा लगता है ना, अपने से 6 गुना साइज की ट्रॉफी मिले तो उसके साथ फोटो खिंचाने का मजा ही अलग। सब लग गए लाइन से। उन सब का कॉम्पिटिशन देखने पूरे के पूरे टाउनशिप के लोग आए। स्टेडियम में आपने देखा चारों तरफ से खचाखच भर गया। सब लोग वहाँ मौजूद थे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, सो कॉल्ड उत्साह बढ़ाने के लिए। लेकिन टावर की साइज और मेंढक की साइज देखकर सबके मन में एक ख्याल था, टावर बहुत ऊंचा है, चढ़ नहीं पाएंगे। बहुत ही ऊंचा है, नहीं चढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं चढ़ पाएंगे। सीटी बजी, रेस शुरू हुई। मेंढकों ने ऊपर चढ़ना शुरू किया, बड़े जोश के साथ कुदक कुदक कर ऊपर चढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो गजोधर भैया बैठे हुए थे, 75 रुपये हो गए। इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, नहीं इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये लाल लाल जो निशान लगा है इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, ऊपर कोनो नहीं पहुंच पाएंगे।
जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे तो एक के बाद एक टपाटप नीचे गिरते जा रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग मेहनत करके ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे थे, जो उनको उत्साह बढ़ाने वाले लोग आए थे वो सब यही बात बोलते जा रहे थे कि बस अब इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे, बस अब इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। और यही सुनते सुनते एक के बाद एक बेटे टपाटप नीचे गिरे। एक चढ़े जा रहा था भाई, तो लोग एक दूसरे को गोली मार के बोल रहे थे काम पे पिलाती होंगी इनकी अम्मा। दूसरा बोले नहीं, बॉल पीटा का जमाना है, बॉल पीटा पिलाती होंगी। चढ़ा जा रहा था ऊपर, चढ़ा जा रहा था। अंततः वो ऊपर पहुंच गया। तो मोहल्ले का अगर एक लड़का जीत जाए ना तो बाकी की माओं के पेट में दर्द होने लगता है। चीटिंग किया होगा, सेटिंग होगी इसकी, पाप इनका आयोजक समिति में होगा, इसके कारण ही जीता होगा। पुरस्कार वितरण की बात आई तो वो लोग आपस में कानाफूसी कर ही रहे थे, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ ही है, सेटिंग से जीता है। अब जब अवार्ड देने की बारी आई तो उस मेंढक के साथ उनके पिताजी भी पहुंचे। तो लोगों ने बोला देखा, हमने बोला था ना पिताजी की सेटिंग होगी। पिताजी वहाँ पर पहुँचते हैं और बोलते हैं कि मुझे बड़ा खुश हुआ कि मेरा बेटा जीत गया, आज मेरे को इस पर गर्व है। तो बाकी सबने मुझे एक बात बताओ कि ये सारे मेंढक एक ही उम्र के हैं, एक ही दिन पैदा हुए हैं, बाकी नहीं चढ़ पाई, ये कैसे चढ़ गए? हमको उसका रहस्य बताओ, नहीं हम जाने नहीं देंगे, तुमको ट्रॉफी नहीं देंगे। उसने रहस्य बताया, उन्हें कहा कि मेरा बेटा बहरा है, सुन नहीं सकता है। और चूंकि वो सुन नहीं सकता था इसलिए उसने लोगों की बातों पर विश्वास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। क्योंकि लोग तो बार बार जोर जोर से बोल रहे थे कि इसके आगे नहीं जा पाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। और जितने छोटे छोटे मेंढक जो नीचे टपक के जा रहे थे वो ये सब सुन रहे थे, और सुनते ही सुनते उनको विश्वास हो गया था कि नहीं कर पाएगा, सिविल जज के एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, भ्रष्टाचार बहुत हो गया, नहीं निकाल पाएगा। और वही सुन के मन में ऐसी धारणा बनी गई और कॉन्फिडेंस कम होता गया और वो गिरता गया। और वो जो बहरा था उसको इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कौन क्या बोल रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर आपने सपने देखे हैं तो अपने सपने को पूरा करने में लग जाइए और बहरे बन जाइए। और खासकर उन लोगों के सामने बहरे बन जाइए जो आपके सपनों को तोड़ने के लिए आपसे मिलते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो करने के लिए आपसे मिलते हैं, जो आपको इस बात का विश्वास दिलाने के लिए मिलते हैं कि भाई जो तूने सपना देखा वो सपना ही है, कभी हकीकत नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के सामने आप क्या हो जाइए? क्या हो जाइए? बहरे। तो ये मेरी दूसरी कहानी थी।